इकोनॉमी और करेंसी के साथ क्या हो रहा है। देखें, ये जो हो रहा है ये वही डिमांड और सप्लाई की वजह से ही हो रहा है। जब भी आसान अल्फाज में बताने की कोशिश करता हूँ, मैंने इसके ऊपर प्रोग्राम्स भी किए हुए हैं, 2-3 साल पहले किए थे जब हमें ये नज़र आ गया था कि ये होना है, उस वक्त किए थे और उनकी रिकॉर्डिंग भी पड़ी होगी इन प्रोग्राम्स की और उनके क्लिप्स भी पड़े होंगे। प्रॉब्लम ये है कि हमारा एक मुल्क जौन सा है, ये ख्वाबों की दुनिया का मुल्क है। यहाँ पे ख्वाब बेचे जाते हैं, यहाँ पे सच्चाई बिकती नहीं है, ख्वाब बिकते हैं। तो क्योंकि ख्वाब बिकते हैं और लोग ख्वाबों की दुनिया में रहना चाहते हैं, इसलिए उनको ख्वाब बेचने वाले मिल जाते हैं जो उन्हें झूठी उम्मीदें देते हैं, झूठे दिलासा देते हैं। कम से कम 20 साल से मैं ये बात कह रहा हूँ। मुझसे अक्सर बात ये सवाल पूछा जाए कि अगर आपको पाकिस्तान की इकोनॉमी में करना पड़े तो आप क्या करेंगे। मैंने कहा मैं सबसे पहले आके ये बताऊंगा कि पाकिस्तान की इकोनॉमी कितने बुरे हालात हैं और रियलिस्टिकली इसको क्या करना चाहिए। लेकिन आपका कोई, इस 20-25 सालों में 5-6 हुकूमतें बदल गई, किसी ने आपको ये नहीं बताया कि मुल्क के हालात कैसे हैं। प्रॉब्लम यह है कि 5 साल के लिए एक हुकूमत आती है, उसको अपना वोट बैंक बरकरार रखने के लिए वो हरकतें या अपने अशराफिया के लिए जो स्पॉन्सर्स होते हैं उनको खुश करने के लिए सब्सिडीज़ देनी पड़ती हैं और वोट बैंक को बरकरार रखने के लिए लोगों को फॉल्स उम्मीदें देनी पड़ती है अपने 5 साल की कारकर्दगी शो करने के लिए। सच नहीं बताए जाते वो स्टेप्स जो साल से लेने की ज़रूरत है, बल्कि दहाइयों से लेने की ज़रूरत है, वो आज तक भी मुकम्मल नहीं किए जा सके, इसलिए कि लोग सच सुनना चाहते नहीं हैं और सच सुनाने वाले को गालियाँ पड़ेंगी। तो वो जो लोग हैं फिर वो उसी से फ़ायदा उठा के, सियासतदान हों या दूसरे लोग हों, वो आपको ख्वाब ही बेची जाते हैं। सिंपल सा कानून है कि जिस मुल्क की एक करेंसी है उसकी डिमांड अगर ज़्यादा है तो साफ ज़रा है कि जब उसकी डिमांड उसकी सप्लाई से ज़्यादा होगी तो वो करेंसी महंगी हो जाएगी। जैसे ही कोई चीज़ भी ऐसे ही महंगी होती है, यानी कि आप किसी चीज़ की डिमांड सप्लाई पे देख लें या मनी की डिमांड सप्लाई पे देख लें, करेंसी की डिमांड सप्लाई पे, तो जब इस मुल्क में हम अयाशियों की तरह इंपोर्ट्स की चीज़ें लाते हैं, हमारे मल्टीनेशनल चेन्स और लोकल चेन्स में इंपोर्टेड खाने तक बिकते हैं। हमारे ये जितनी मल्टीनेशनल चेन्स हैं, ये फूड की चेन्स भी, फास्ट फूड की भी, इनके अक्सर औक़ात इंग्रेडिएंट बाहर से इंपोर्ट होते हैं। गाड़ियाँ लग्जरी की यूज़ की जाती हैं, घरों में फिटिंग्स जौन सी हैं वो इंपोर्टेड हैं। मेजॉरिटी टाइल्स जौन सी लोगों ने स्पेनिश और इटालियन टाइल्स लगाई होती हैं। सैनिटरी फिटिंग्स जौन सी हैं वो इंपोर्टेड लगाई होती हैं, जर्मनी की, इटली की। गाड़ियाँ हमने यशी की बाहर से यूज़ करनी है, इंपोर्ट करनी है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं। और उसी तरह फिर ट्रैवल है, हमने सैरें करनी है, बच्चों को बाहर पढ़ाना है। तो ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, ये सारी चीज़ें डॉलर की डिमांड को बढ़ा देती हैं। ये तो डॉलर की डिमांड है। तो जब साहब ज़रा डिमांड बढ़ेगी, उतना आप कमा नहीं रहे डॉलर जितना आपको ज़रूरत है, तो फिर आपकी क्या होगी, उसकी कीमत बढ़नी शुरू हो जाती है। तो वो खसारा रहता है और हम इसी तरीके से कर्ज़े ले के उस खसारे को पूरा करते रहते हैं और कर्ज़े कहीं से कहीं निकल चुके हैं। अब ये सच्ची बातें हैं। इसी तरीके से लोकल अगर आप देख लें, हमारा सर्कुलर डेट कितना चल रहा है, एनर्जी सेक्टर का कितना चल रहा है, लेकिन अगर कोई हुकूमत ये करने की कोशिश करे कि जनाब दिन की रोशनी से फ़ायदा उठाएं, अल्लाह का कानून है, तो आप सुबह के टाइम बिज़नेस शुरू करें और शाम को मगरिब के साथ बिज़नेस को बंद कर दिया जाए। माँ सुबह ज़रूरत की चीज़ों के जो हस्पताल हैं, जो फार्मेसीज़ हैं, जो चलनी हैं उस टाइम पे, उनके लिए घंटा 2 घंटे आप रेस्टोरेंट्स के लिए बढ़ा दें और उनके लिए आप 24 घंटे कर दें जी, ठीक है। आप जो एमरजेंसी सर्विसेज हैं वो 24 आवर। तो होगा क्या कि आप सनलाइट को ज़्यादा यूज़ करेंगे। तो आपको पता है कि
आपका बहुत बड़ा जो डॉलर का बिल है वो फ्यूल की इंपोर्ट में लगता है। और आपको पता है हमारे मुल्क में बिजली की एक बहुत बड़ी मिकदार फ्यूल से पैदा की जाती है, ऑयल से बनती है। तो इसका मतलब ये है कि हमें डॉलर बचाने के लिए भी अपनी लाइट को, इलेक्ट्रिसिटी को, बिल को कम करना पड़ेगा। इसी तरीके से हमारी एलपीजी जो सी है वो भी बाहर से आती है, हमें उसको भी बचाना पड़ेगा ताकि डॉलर के ऊपर जो प्रेशर है उसकी डिमांड का वो कम हो सके। हम अक्सर औकात मैंने ये बातें की हैं और लोग इस पे नाराज़ भी होते हैं कि भाई उम्रे के ऊपर भी पाबंदी लगा दें कि जी 5 साल से पहले उम्रे की इजाज़त नहीं, दूसरे उम्रे की इजाज़त नहीं है। या आप ये पाबंदी लगा दें कि जनाब हज जौन सा है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक किया, चलें जी आप ज़िंदगी में 2 दफ़ा हज कर लें। लेकिन यहाँ पे जब आप अभी हज आएगा उसके लिए भी आपको 3-4 बिलियन डॉलर चाहिए होता है। तो ये जो चीज़ें हैं ये कोई सुनना नहीं चाहता और ये रियलिटी की बातें हैं। यहाँ तक कि मुल्क उस लेवल पे आ चुका है कि आप डिफ़ॉल्ट की बातें कर रहे हैं। वो अपने 5 साल गुजारते हैं वोट बैंक को बरकरार रखने के लिए, दूसरे के सर पे डाल के मुल्क को कर्जे की पस्तियों में गिराए चले जा रहे हैं। हर हुकूमत यही कर रही है, इसलिए कि लोग सच सुनना नहीं चाहते। तो भाई ये सच है, अगर आपको समझ आती है तो ठीक है। तो एक बात तो मैंने आपको ये बता दी। दूसरी बात जो एक दुनिया में हुई है वो ये तो मैंने डिमांड सप्लाई के ऊपर एक तरफ आपको डिमांड के हवाले से बता दिया, डिमांड साइड बता दी डॉलर की। दूसरी तरफ अब उसकी एक पेपर करेंसी का जो इशू आता है वो ये आता है कि जिस आसानी से ये प्रिंट की जा सकती है। हमारे मुल्क में आपको पता है कोरोना के दिनों में पूरी दुनिया में ऐसा ही हुआ कि कोरोना के दिनों में लॉकडाउन से इकॉनमी स्लो डाउन कर रही थी। हमारे मुल्क में भी ऑफिशियली होनी चाहिए थी, लेकिन क्या किया गया, करेंसी को छाप के लोगों को खामोश करवाने के लिए या बिज़ी रखने के लिए करेंसी छाप के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स और रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट्स, मेगा प्रोजेक्ट्स शुरू किए गए। उसका फ़ायदा ये तो हुआ कि जी लोगों को कोरोना के लॉकडाउन में उतनी तकलीफ़ नहीं हुई। लेकिन जब वो करेंसी छपती है तो उसकी सप्लाई बढ़ जाती है। अब ये मैं आपको उसकी सप्लाई साइड बता रहा हूँ। सप्लाई जब बढ़ती है किसी चीज़ की तो सप्लाई बढ़ने से उसकी कीमत कम होती है। अब ये दोनों मैंने आपको बता दिया, डिमांड साइड ऑफ द मनी और सप्लाई साइड ऑफ द मनी। तो ये दोनों फियास्को हुए, एक तरफ डॉलर की डिमांड और दूसरी तरफ रुपए की एक्सेसिव सप्लाई, जिसकी वजह से आपकी करेंसी के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आया और उसका नुकसान आज पूरी कौम चुका रही है उन पॉलिसियों का जो हुकूमत के सरबराहान ने वक्ती फ़ायदों के लिए, अपने वोट बैंक के लिए, तारीफ़ें करवाने के लिए, लॉन्ग टर्म उसके देखे बगैर असरात को वही किया जो कि लोग सुनना चाहते थे। ये वही बात मैं आपको बता रहा हूँ, जब मुशर्रफ साहब की रिजीम के आखिरी कुछ सालों में आपको पता है कि चीज़ें बहुत ज़्यादा सस्ती थीं। यहाँ तक कि एसी जौन से हैं लोगों के घरों में, स्प्लिट एसी 8-8, 10-10 हज़ार का स्प्लिट एसी था, 20-22 लाख की इंपोर्टेड गाड़ी आ रही थी। तो क्या हुआ, इतने लोगों ने एसी लगवा लिए, खुश हो गए कि जी बड़ी हरियाली है मुल्क में, बड़ी खुशहाली है। खुशहाली थी लेकिन उसके लिए लोगों ने स्पेंडिंग की। जब स्पेंडिंग की तो उसके बाद हमारा मुल्क 10 से 15 साल आज तक लोड शेडिंग को भुगत रहा है, क्योंकि मुल्क में बिजली उतनी है नहीं थी जितने आपने एसी लगवा दिए। तो ये क्या हुआ, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि हमने इकोनॉमिक्स के अंदर भी, मईशत के अंदर भी सियासत को घुसा दिया हुआ है। यहाँ पे जिस मुल्क में मुआशी पॉलिसियाँ सियासतदान बनाएंगे उस मुल्क में यही होगा जो हो रहा है यहाँ पे। अब ये सच्ची बात है, मैं आपको बता रहा हूँ। अब समझ आती है तो ठीक है, नहीं आती तो कोई बात नहीं।
ये मुल्क उस अल्लाह खैर करे इस मुल्क को, लेकिन आज उस स्टेज पे आ चुका है, हमारी इन्हीं हरकतों की वजह से, ये जहालत की वजह से आया है कि अवाम सच सुनना ही नहीं चाहती, वो याशी ही करना चाहती है और वो ख्वाब ही देखना चाहती है, और ख्वाब उनको दिखाने वाले मिले हुए हैं इतने सालों से। तो ये जनाब उसके दोनों साइड मैंने आपको बता दी कि जब पैसा बहुत सप्लाई में आ जाता है, छाप दिया जाता है मुल्क के खर्चे चलाने के लिए, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स चलाने के लिए। मैं अक्सर लोगों से कहता हूँ कि मैं बड़ी दुनिया में फिरा हूँ, पाकिस्तान में जितना बड़ा रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर है और जितना ज़्यादा ये मोटरवेज़ और ये बने हुए हैं, ये मुल्क हमने गाड़ियाँ एक्स्ट्रा मंगवा ली, एक एक घर में 4-4 गाड़ियाँ हैं। आप कभी डेनमार्क में चले जाएं, आप यूरोप में चले जाएं, आप हॉलैंड में चले जाएं, तो आपको लगेगा कि लोगों के घरों में, इनके हॉलैंड एक ऐसा मुल्क है जिन्होंने पूरा मुल्क डिज़ाइन किया साइकिल के ऊपर। वहाँ पे वो वाहिद मुल्क है जहाँ पे आबादी से बढ़ के ज़्यादा साइकिल्स हैं। ना सिर्फ उन लोगों की सेहत बेहतर है, बल्कि वो बचपन से लेके बूढ़े होने तक हर बंदा साइकिल चला रहा होता है, ऑफिस भी साइकिल पे, यहाँ का प्राइम मिनिस्टर भी साइकिल चला रहा होता है, और वो अमीर मुल्क हैं। ये आपका गरीब मुल्क है जहाँ पे आप ज़रा मुलाहिदा फरमाएं कि हमारे गरीब मुल्क की अशराफिया की गाड़ियाँ और उनके लाइफस्टाइल क्या हैं, और यहाँ पे लोग क्या खाते हैं, और उन रेस्टोरेंट्स के अंदर जाके बिल कितना दे के आते हैं, और उनके आगे पीछे प्रोटोकॉल के अंदर कितनी गाड़ियाँ होती हैं। तो क्या ये इस गरीब मुल्क को जो $1-1 बिलियन के पीछे तरस रहा होता है और नाक की लाइनें निकाल रहा होता है, क्या ये जेब देता है इस मुल्क को कि उस मुल्क के साथ ये किया जाए जो हमने इसके साथ खिलवाड़ी एक गेम खेली हुई है, 75 साल से इसको नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो वो अमीर मुल्क हैं वो, तो उनकी हालत देख लें, और हम गरीब मुल्क हैं, और गरीब मुल्क की आप हालत देख लें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हमारी वो हरकतें कौन सी हैं कि जो हरकतें हमें स्टेज के ऊपर ले आई हैं। तो जब आप इन्फ्लेशन होती है, जब पैसे की सप्लाई बढ़ती है तो उसकी कदर कम होती है और महंगाई हो जाती है। अब पैसा ज़्यादा है, चीज़ें प्रोडक्शन की उतनी हैं, तो ज़्यादा लोग अपने पैसे से वो चीज़ ख़रीदने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से महंगाई हो जाती है। जब महंगाई होती है तो उससे इंटरेस्ट रेट बढ़ जाते हैं, क्योंकि अभी जैसे बढ़ा, स्टेट बैंक ने मनी सप्लाई को पहले खुद ही बढ़ा दी। वो प्रोजेक्ट्स लगा के मेगा प्रोजेक्ट्स, अभी भी मेगा प्रोजेक्ट्स लाहौर में चल रहे हैं, हर बड़े शहर में चल रहे हैं, इसलिए कि चलें बिजी रहें, ठेकेदारों का काम चल रहा है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री चल रही है, वो इंडस्ट्री को चलाने के लिए नोट छापे जाते हैं, वो डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स किए जाते हैं, चाहे आपकी आमदनी हो या ना हो। तो साफ ज़रा उसका इम्पैक्ट फिर क्या होगा, वो मनी जो छापी जाएगी वो मार्केट में आएगी लोगों की तनख्वाहों के ज़रिए, जब तनख्वाह आएगी तो सप्लाई बढ़ेगी, जब सप्लाई बढ़ेगी तो महंगाई बढ़ेगी, जब महंगाई बढ़ेगी तो फिर इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा। ये तो जब आपका इंटरेस्ट रेट 12% 14% हुआ था, उस वक्त नज़र आ गया था कि भाई अब ये बढ़ना शुरू हो गया, अब ये बढ़ाई की तरफ चल पड़ा। तो उस वक्त हमें अकल नहीं आई। आज हम 20% पे आ चुके हैं, अब 20% इंटरेस्ट है इस वक्त। तो अगर आप फ़र्ज़ करें इस वक्त पाकिस्तान में लोन लेने की कॉस्ट जो सी है, बिजनेसेस तो चलते ही लोन पे हैं, तो 20%, तो अगर इंटर बैंक का रेट है तो इसका मतलब है कि 20% प्लस 3, 4, 5% के ऊपर आपको लोन मिलता है। तो 25% के ऊपर जब आप लोन लेके काम करेंगे तो क्या प्रॉफिट आपको मिलेगा। तो इसी तरीके से ये ऐसा एक चलता है। मसलन जब इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं तो इससे प्रेशर पड़ता है आपकी स्टॉक मार्केट पे, जब स्टॉक मार्केट पे प्रेशर पड़ता है तो स्टॉक मार्केट जो सी है उसकी वैल्यू कम होती है। और ये ऐसा साइकिल है कि ये साइकिल अगर आपको समझ आ जाए, अगर आपने इकोनॉमिक्स पढ़ी हो तो धुएं निकल आते हैं कि यार ये कर क्या रहे हैं, ये हो क्या रहा है, इस मुल्क के अंदर क्या किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पे अल्लाह ही खैर करे, मेरा ख्याल है दुआ ही करे, और कम से कम मैं और आप जैसे लोग जिनको थोड़ी बहुत समझ है, ये इस मुल्क के बारे में सोचते हैं, तो खुदाया अपनी आदतों को, चले मैं और आप तो ठीक कर सकते हैं ना, तो हमें देख के शायद 4 और भी करना शुरू कर दें, 6 और भी करना शुरू कर दें। लेकिन यहाँ पे जो रवायात पड़ चुकी हैं, जो रस्म व रवाज है, वो बस खाए जा रहे हैं लोगों को। सोशल पीयर प्रेशर इतना ज़्यादा है कि लोग जो उनसे खर्च किए जा रहे हैं, ये सोचे बगैर कि उसके मुल्क के ऊपर असरात क्या हैं। तो ये मुल्क का बेड़ा गर्क करने वाले गरीब तो नहीं है, उस मुल्क का बेड़ा गर्क करने वाले तो अशरफ जो टॉप के लोग हैं वो हैं, जो कि खाने भी, जिनके कुत्ते बिल्लियाँ भी जो खाना खाते हैं वो बाहर का इम्पोर्टेड खाना खाते हैं। तो आई होप कि आपको ये जवाब मिल गया होगा। जज़ाकल्लाह।